बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। लास्ट क्लास में हमने पोलराइजेशन तक बात चलाई थी, ठीक है। और हमने कहा था कि इसमें परमानेंट डायपोल्स भी होते हैं और टेम्परेरी डायपोल्स भी होते हैं। तो आज हम पोलराइजेशन के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तीन किस्म के टाइप्स हैं: इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक है। तो जब हम पोलराइजेशन पढ़ रहे थे तो किसी न किसी जगह पे हम इनकी मिसाल ले रहे थे, सही। सो अब इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, इनमें हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मगर उस वक्त हमने ये नहीं कहा था कि ये कौन से टाइप का है। तो ये जो टेम्परेरी डायपोल्स होते हैं ये असल में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन परफॉर्म करते हैं, कि जिसमें न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डिस्प्लेस हो जाती हैं, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं, और पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहते हैं। और मिसाल हमने जो है इसकी एग्जांपल्स हमने O2 N2 ये जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। और हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पोलराइजेशन है ये टेम्परेरी वो है, सही है। यानी जैसे ही हम फील्ड को हटा देंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है आयनिक पोलराइजेशन। ये आयनिक बॉन्डिंग जो करते हैं उनमें ये पोलराइजेशन पाई जाती है। और आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl या LiBr, ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, सही। इसमें क्या होता है कि एनाइंस और कैटाइंस ये आपस में डिस्प्लेस्ड होते हैं। वो किस तरह, ये आपको मैं यहाँ से समझा दूँ। ये आयनिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। इनमें इनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये इस तरह की वो परफॉर्म करते हैं। तो ओरिजिनली ये देखें, इनमें जो बॉन्डिंग है ये Cl है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और Na+, इसी तरह ये फिर Cl और ये Na, इसी तरह, सही। सो अब जब फील्ड में हमने नहीं रखा तो इनकी जो बॉन्डिंग थी उसकी स्पेसिंग एक जैसी है। अगर जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला साइड पॉजिटिव है, सही, और ये वाला नेगेटिव है। अच्छा, तो अब चूंकि ये पॉजिटिव है, सही है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सही। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये देखिए यहाँ पे कंप्रेशन काज हुई, इन बॉन्डिंग में कंप्रेशन काज हो गई, सही। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, या मैं यूं भी कहूँ कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की वजह से ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हट जाएगा। देखिए ये इसका सेंटर था, ओरिजिनली ये इसका सेंटर था। अब जो है देखिए यहाँ से अब सेंटर इसका ये है, अब सेंटर ये है, तो इसका मतलब है कि इतनी डायपोल मोमेंट इसने परफॉर्म कर दी, सही। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इसका सेंटर ये था, ये डॉटेड लाइंस इस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ओरिजिनली ये क्या था, और जब कंप्रेशन हुई या एलोंगेशन हुई तो फिर डिस्प्लेसमेंट या डायपोल मोमेंट का क्या सीन है, सही। तो देखिए अब इसका सेंटर ये है, और ओरिजिनली ये इस पोजीशन पे था, तो मतलब है कि ये इतना यहाँ से यहाँ पे गया, और ये इतना यहाँ से यहाँ पे गया, सही है। इसी तरह हर एक का देखिए ये इसका सेंटर है, सही। तो अब ये इसका सेंटर है, सही। तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो ये इधर इस डायरेक्शन में मूव होगा, या मैं यूँ कहूँ कि इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल किया, तब ये इस डायरेक्शन में ही मूव होगा, सही। और इस पॉजिटिव ने रिपेल किया, तो ये इस जानिब गया, या
इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, तब ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एलोंगेशन काज होगी। देखिए सेंटर इसका ये है और इतनी एलोंगेशन, सही। इसी तरह सेंटर इसका ये था, ठीक है। अब ये है तो मतलब ये कि यहाँ से यहाँ पे, सही। तो कंप्रेशन, एलोंगेशन, फिर कंप्रेशन, फिर एलोंगेशन। तो ये जो कंप्रेशन एलोंगेशन हुआ है, ये इसको हम यानी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, इसमें जो पोलराइजेशन है उसका प्रोसेस ये है कि द एनायंस एंड द कैटायंस आर डिस्प्लेस्ड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के बाद एनायंस और कैटायंस जो हैं वो अब डिस्प्लेस हो जाती हैं, और यहाँ पे कंप्रेशन और एलोंगेशन काज हो जाती है किसमें, आयनिक क्रिस्टल्स में, सही। इसकी ये टाइप है। अच्छा, फिर ओरिएंटेशन ये भी हम पढ़ चुके थे, मगर उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था कि ये कौन से, यानी इसका नाम क्या है, सही। तो इसमें वो जो एंगल है, जिस एंगल की हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, वो एंगल फिक्स्ड होता है, और जस्ट इसकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन असल में रोटेशन को कहते हैं। तो इसकी जस्ट रोटेशन हो जाती है, यानी टॉर्क इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट इसमें आता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे 180 डिग्री की एग्जांपल है, सही। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं था तो ये रेंडमली डिस्प्लेस थे। तब देखिए यहाँ पे अब एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री, सब में 180 डिग्री है, सही। और जब तो जो एवरेज पोलराइजेशन है वो ज़ीरो है, सही है। यानी एक, अगर इसकी अपनी फील्ड होगी, इसकी अपनी फील्ड होगी, इसकी अपनी फील्ड होगी, इसकी अपनी, ये इस तरह अरेंज्ड हैं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, सही। इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे आप मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है। 20 मैग्नेट को लेते हैं और अपने हाथों में इसको बंद करते हैं, दोनों हाथों में इसको बंद कर देते हैं, और फिर इसको आप टेबल पे एकदम छोड़ देते हैं, तो उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। कोई जो है राइट की तरफ मूव करता है, कोई लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो आखिर में क्या होता है कि ये इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी ना उनमें फिर अट्रैक्शन होती है और ना उसमें फिर रिपल्जन होती है। स्टार्ट में जैसे ही आप रखते हैं तो अट्रैक्शन रिपल्जन की वजह से थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, मगर फिर जो है यानी इसका नेट इफेक्ट इस तरह होता है कि वो जीरो होता है, ना उनमें अट्रैक्शन होती है और ना उनमें रिपल्जन होती है, सही। नेट फोर्स फिर उसका ज़ीरो हो जाता है। तो ये भी है, लेकिन एवरेज पोलराइजेशन ज़ीरो है, सही। यानी इसकी पोलराइजेशन प्लस इसकी पोलराइजेशन प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, ठीक है। सबको डिवाइड किया इसके नंबर पे, 1 2 3 4 5 जितनी भी नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 20 हैं, तो डिवाइडेड बाय 20, तो सबका आंसर ज़ीरो आया, सही। अच्छा, ये वो टर्निंग इफेक्ट को आप समझा रहे हैं कि यानी ये इस तरह, ठीक है, इस पे इस तरह फोर्स लग जाता है, इसकी इस तरह, तो ये इस तरह हो जाता है, ठीक है, ठीक है, जिस तरह टॉर्क अप्लाई होता है, सही। तो ये देखिए, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो सब के सब अलाइन हो जाएंगे। तो इनकी अलाइनमेंट तो खैर यहाँ पे इन्होंने शो नहीं की, ये बिल्कुल वही, मगर मैं इसकी अलाइनमेंट को थोड़ा वो कर देता हूँ, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है, सही, और ये नेगेटिव है। तो हमने एरो हेड किस तरह, ये टेल जो है ये CL है, यानी नेगेटिव है, और ये जो एरो हेड है इसको हमने H रिप्रेजेंट किया, यानी पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया, सही। तो ये किस तरह होंगे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यानी ये सारे पॉजिटिव है, सही, और ये साइड सारा नेगेटिव है, ओके। सो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि टेल इसकी तरफ जाएगा, सही, और हेड जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस तरह हो जाएंगे सारे। ये इनकी हो गई अलाइनमेंट, सही है। एरो हेड एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमने शो किया है, तो यानी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और नेगेटिव को रिपेल कर देगा, और यहाँ का पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो इनकी अलाइनमेंट इस तरह हो जाएगी। अच्छा, एंगल देखिए, एंगल वही यहाँ पे भी कितना एंगल था H और CL के बीच,
180, यहाँ पे भी देखें चाहे ऊपर या इस तरह हो तब भी एंगल तो 180 डिग्री बना रहा है ना, यहाँ पे भी 180 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे भी, तो एंगल चेंज नहीं होगा। अच्छा अब फिर हमने वाटर का देखें, ये वाटर है, वैसे इन्होंने ये वैसे कुछ इस तरह का वो शो किया, मगर ये असल में लास्ट क्लास में अगर याद है आप लोगों को, तो हमने उसमें वो किया था कि ये वाटर में 105 डिग्री, सही, ये एंगल तो कितना था 105 डिग्री, सही। तो चाहे इस तरह हो या भी रैंडमली स्कैटर्ड हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मगर एंगल उतना ही है जब, अच्छा ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों हाइड्रोजन को, तो ये इसलिए H2O हुआ, सही। अच्छा तो अब ये है पॉजिटिव, सही इलेक्ट्रोड, और ये है नेगेटिव। इसकी अलाइनमेंट किस तरह होगी, एंगल वही 105 डिग्री रहेगा, ये नहीं है कि ये इस तरह खुल जाएगा, नहीं, ये एंगल वही का वही, जैसे इसकी रोटेशन हो जाएगी। तो इसलिए इसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहते हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन नहीं होती, यहाँ पे न्यूक्लियस और वो एलोंगेट नहीं होते, बल्कि यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हो जाती है, तो इसलिए इसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहते हैं, सही। अच्छा अब नेट जो पोलराइजेशन है, सही है, वो यानी हम यूं कह सकते हैं कि यानी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन प्लस आयनिक पोलराइजेशन प्लस, या इन्होंने यहाँ पे ओरिएंटेशन को डायपोलर पोलराइजेशन का है, सही है, तो ये उसका दूसरा नाम है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन प्लस आयनिक पोलराइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ये सब जो है ऐड हो के यानी एक नेट एवरेज पोलराइजेशन हम कह सकते हैं इसको, सही। तो अल्फा क्या है, ये इसको हम बाद में पढ़ते हैं, सही। P is directly proportional to E. Greater is the electric field applied, greater will be the polarization, सही। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, सही, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, उतना जो है अच्छा, उतना उसमें पोलराइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा उतने उसमें पोलराइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा उतने उसमें पोलराइजेशन मजबूत ज़्यादा होगी ठीक है। और इसकी जो वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम बाद में पढ़ते हैं, सही है। अच्छा ओके, ये देखें, ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, सही है। और पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल जो है, यानी अब एक डायपोल की पोलराइजेशन को हम P1 कहते थे, दूसरे को P2 कहते हैं, तीसरे को P3 कहते हैं, यानी लेट्स सपोज उसमें n नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, तो नेट डायपोल क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस इस तरह प्लस P4 Yes sir, I hear you. अप टू Pn, सही। सो तो P इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पी आई वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n, सही। यानी आप इसको खोल लें तो ये एक सीरीज बन जाएगा, आई में वैल्यू 1 पुट कर दें तो P1, फिर प्लस समेशन का मतलब तो प्लस है ना, सही, प्लस फिर आई में वैल्यू 2 पुट करें तो P2, फिर समेशन है चूंकि तो फिर प्लस, तो ये सीरीज, ठीक है। तो इस तरह P आखिर में Pn हो जाएगा, सही। आखिरी वैल्यू जो भी है 10 है 20 है जो भी है, तो फिर वो वहाँ तक चला जाएगा। अच्छा तो ये नेट P है। अच्छा अब हमने ये कहा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना जो है पोलराइजेशन उसमें ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, सही। यानी इसका ग्राफ जो बनेगा वो यूँ होगा,
जितनी ई ज़्यादा होगी उतना उसमें पी ज़्यादा होगा, और ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, सही है। अब इसकी वो जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो एप्सिलॉन नॉट और एक्स है, सही है। एक्स है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी क्या है, इसको हम ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि P is directly proportional to E, P is equal to epsilon naught E, epsilon naught is absolute permittivity, सही है, यानी एयर या वैक्यूम वगैरह, सही है। और X जो है ये ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज ए डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, सही है, कोई इसका यूनिट नहीं है, डायमेंशनल वो है क्वांटिटी है। दैट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो उसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, यानी उसकी पोलराइजेशन की सलाहियत को जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो है एक्स, यानी हर मटेरियल में अब इससे पहले हमने जो एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल HCl, सही है, ये भी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन करता है, और H2O भी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन करता है, और NH3 भी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन करता है, तीनों ओरिएंटेशन पोलराइजेशन करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल 10 kV पर सेंटीमीटर तीनों को अप्लाई करें, तो तीनों को एक जैसा अप्लाई करें, तो क्या तीनों में पोलराइजेशन एक ही जैसी होगी, उसकी मिकदार एक जैसी होगी? नहीं, चूंकि मटेरियल डिफरेंट है, इसलिए इनमें पोलर कोई जो है यानी मिली सेकेंड्स में 1 मिली सेकेंड में उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी और रोटेशन हो जाएगी, किसी की जो है वो 2 मिली सेकेंड में हो जाएगी, किसी की 3 मिली सेकेंड में हो जाएगी। तो वो क्यों हुआ, पोलराइजेशन की डिग्री क्यों चेंज है सब, क्योंकि इनमें मटेरियल चेंज है। सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये भी है, ये भी है, इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन की सलाहियत को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और तब जबकि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जाहिर बात पोलराइजेशन तभी होगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। और ये उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पे, सही। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अच्छा, अब अगर कोई भी मटेरियल नहीं है, सही है, तो फॉर एग्जांपल वैक्यूम है यहाँ पे, वहाँ पे कोई मटेरियल, तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिया, तो एक्स ई या एक्स जो है वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, एक्स ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन आर आपका 1 है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने वैक्यूम लिया है ना, वैक्यूम की एप्सिलॉन आर क्या है। अच्छा, ये एप्सिलॉन आर और एक्स के बीच रिलेशनशिप है, सही है, कि ये है परमिटिविटी, सही है, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि द डिग्री ऑफ कैपेसिटेंस और ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सही। एक्स या बाज बुक्स ने एक्स ई से इसको रिप्रेजेंट किया है, एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस ई, सही। अब अगर हमने कोई भी मटेरियल नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि हमने क्या लिया है, वैक्यूम लिया है, तो इस एक्स जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन आर किस चीज़ के बराबर है, वो 1 के बराबर होगा। और बाकी वही बात ठीक है, क्योंकि वैक्यूम का एप्सिलॉन आर हमने कल पढ़ा था कि वो कितना आता है, 1 आता है, सही, यानी सी बाय सी नॉट की जो वैल्यू थी वो 1 आ रही थी कल, सही। और अगर वैक्यूम नहीं है तो सी बाय सी नॉट, यानी सी और सी नॉट तो फिर बराबर हुए, अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, सी इज इक्वल टू सी नॉट। और अगर कुछ ना कुछ मटेरियल है तो इसका मतलब है कि सी बाय सी नॉट फिर 1 के बराबर नहीं होगा, फिर वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, यानी 10 होगी या जो भी होगी, सही। तो x इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1, सही, ये इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, x और एप्सिलॉन आर के बीच ये रिलेशनशिप है, सही। अच्छा, हम पिछले स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
एक्स, ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी अगर आप इन दोनों को चेंज नहीं करते तब ये आपको डायरेक्ट ग्राफ देगा। अब आप देखें ये डायरेक्टली वो ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे मटेरियल के लिए स्लोप कुछ इस तरह होगा, यानी यहाँ पे स्लोप देखें कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, हालांकि ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये देखें ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा। तो अब आप कहेंगे कि ये क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल H2O लिया है, यहाँ पे आपने NH3 लिया है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल HCl लिया है। तो आपने इनको चेंज किया, सही है। तो इसको जब चेंज किया तो जाहिर बात है प्रोपोर्शनलिटी में फिर चेंज आएगा, सही। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E सच दैट द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, सही। अच्छा, और x और एप्सिलॉन r के बीच क्या रिलेशनशिप है, x इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1, सही। अच्छा, तो अब हम d और p के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं। d इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपको पता है, वो हमने यूं, ये भी रिलेशनशिप है उसका, सही, और ये भी रिलेशनशिप है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा EMT में, एप्सिलॉन ई, सही, ये भी रिलेशनशिप है इनका। सो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, हमें पता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उतना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, सही। तो अब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, वो ये है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है इनटू ई। अच्छा, एप्सिलॉन में आप वो पुट करें, एप्सिलॉन आर में ये वैल्यू पुट करें एक्स प्लस ई, तो एक्स सॉरी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन पुट किया, ये सही है। असल में हम डी और पी का रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, यानी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, तो अगर आपको ई गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, और आपसे पी मांग रहा है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पी वैल्यू गिवन है, ई और एप्सिलॉन नॉट गिवन है, और आपको डी मांग रहा है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला। और अगर आपको पी की वैल्यू गिवन नहीं है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, तो आप डी को इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से फाइंड, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गिवन क्वांटिटी। तो हम एक को दूसरे में पुट करके एक दूसरा रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, ताकि जो न्यूमेरिकल्स हों तो आपको डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल हो, सही। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, एप्सिलॉन आर के बजाय ये लिख लिया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन लिखा, ब्रैकेट बंद किया, और ई। अच्छा, अब इन एप्सिलॉन नॉट और ई को इससे भी मल्टीप्लाई करें, एक्स से भी मल्टीप्लाई करें, और वन से भी मल्टीप्लाई करें। जब एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एप्सिलॉन नॉट एक्स आ जाएगा, सही। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन से हमने कहा है कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स ई, तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई अपनी जगह पे आ जाएगा, और इसके बजाय मैं P लिख सकता हूँ। तो ये असल में D और P के बीच मैंने रिलेशनशिप फाइंड किया कि अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में ये क्वांटिटीज गिवन है, तो आप इसको किस तरह फाइंड करेंगे, सही। ये तो खैर मैं करा चुका हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, P इज इक्वल टू ये, सही है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। अच्छा, अब पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजेबिलिटी इज द एबिलिटी टू फॉर्म इंस्टेंटेनियस डायपोल, सही है, या पोलराइजेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ एवरेज पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, ये पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। ये क्या है, एवरेज पोलराइजेशन विद अप्लाइड ई। एवरेज पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि यानी एवरेज आप किस तरह फाइंड करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, फॉर एग्जांपल तीन इसमें डायपोल्स हैं, सही, डिवाइडेड बाय थ्री, तीन डायपोल्स हैं, तो हर एक का इंडिविजुअल पोलराइजेशन P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री, ये क्या होगा, P एवरेज। तो यानी सबका पोलराइजेबिलिटी इज दी रेशियो ऑफ एवरेज पोलराइजेशन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। इससे जो क्वांटिटी आती है उसको हम कहते हैं अल्फा, यानी पोलराइजेबिलिटी, सही। अच्छा, अब
यहाँ पे देखिए एज P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स ई, ये हमने इससे पहले पढ़ा, सही है। और हमने ये भी पढ़ा कि एक्स एप्सिलॉन आर, मैंने आपको बताया एप्सिलॉन आर एक्स प्लस वन के बराबर है, या एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन, वन को इधर ले हैं, सही, एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन, सही। तो इसको एक्स को अब रिप्लेस करें एप्सिलॉन आर पे, सही, एप्सिलॉन आर माइनस वन पे, सही। तो एप्सिलॉन नॉट एक्स की बजाय लिखा एप्सिलॉन आर माइनस वन और ए अपनी जगह पे, सही। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा कि पी एवरेज किसकी, देखिए यहाँ पे हमने मिसाल दी कि पी एवरेज बराबर है इंडिविजुअल पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायपोल्स, सही। ये P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाय 3 मैंने मिसाल दी है, ठीक है। अब इसको जनरली हम करते हैं तो पी एवरेज इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय N, सही, यानी P जो भी P1 प्लस P2 P3 जो भी हैं, जितने भी हैं, डिवाइडेड बाय उतने डायपोल्स, अगर 10 हैं तो 10 को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 10 लिख दें, सही। तो पी एवरेज इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय N, सही। अच्छा, अब P किस चीज़ के बराबर हुआ, P एवरेज इंटू N, इसके बराबर हुआ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, इसमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू लें और यहाँ पे पुट कर दें, सही, या इन दोनों को इक्वेट कर दें, ये सही, ये भी P के बराबर है, ये भी P के बराबर है, इन दोनों को इक्वेट कर लें तो क्या आएगा, P एवरेज N इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू ई, सही। अच्छा, एप्सिलॉन आर माइनस वन किस चीज़ के बराबर है, इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो एप्सिलॉन नॉट ई, सही। अच्छा, और हमें पता है कि ये अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि पी एवरेज डिवाइड बाई ई किस चीज़ के बराबर है, पोलराइजिबिलिटी के। असल में हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं पोलराइजिबिलिटी का और ई आर का, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सो लेट पी एवरेज और ई इज इक्वल टू पोलराइजिबिलिटी, तो हम इसके बजाय पोलराइजिबिलिटी लिख सकते हैं, ये भी जो पिछले उसमें रिलेशनशिप हमने पढ़ा, इन दोनों के बजाय पोलराइजिबिलिटी लिखते हैं, यानी अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अल्फा एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन, वन को इधर प्लस कर दें, सो क्या बनेगा मेरे पास, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू अल्फा एन ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस वन। तो अगर आपसे कोई यानी एप्सिलॉन आर और अल्फा के बीच रिलेशनशिप मांगे तो इसका रिलेशनशिप ये होगा, सही। अल्फा हर एक के लिए ये पोलराइजिबिलिटी है तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी के लिए अल्फा ई हम यूज़ करेंगे, आयनिक पोलराइजिबिलिटी के लिए हम अल्फा आई यूज़ करेंगे, और ये डायपोल पोलराइजिबिलिटी या जो दूसरा था ओरिएंटेशन पोलराइजेशन के लिए हम अल्फा डी यूज़ करेंगे, सही। सो अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा इन सबका जो है एवरेज वो ये होगा। अभी हमने कहा ना पी इज इक्वल टू सॉरी पी एवरेज अल्फा इज इक्वल टू पी एवरेज ओवर ई, ठीक है। तो पी एवरेज किसके बराबर हुआ, पी एवरेज बराबर हुआ, मल्टीप्लाई करें ई को इधर, ई यानी अल्फा ई। अच्छा, अब अगर हम तीनों को इकट्ठा लिखते हैं तो फिर अल्फा ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन प्लस अल्फा ई फॉर आयनिक पोलराइजेशन प्लस अल्फा ई फॉर डायपोल या ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, तो अल्फा ई ई प्लस अल्फा आई ई प्लस अल्फा डी ई, सही। तो ये ई ये अल्फा यानी इसके बराबर, सही, ओके। अच्छा, अब हम रिलेशनशिप बिटवीन द पोलराइजेशन एंड द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस और पोलराइजेशन के बीच क्या, पी और सी के बीच क्या रिलेशनशिप है, सही। तो इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, हमें पता है कि पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू ई, सही, ओके। सो और डी हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई के बराबर है, सही। सो और डी हमें ये भी पता है कि डी का दूसरा डिफिनीशन अभी मैंने इससे पहले आपको कहा कि चार्ज अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया, सही है, या फ्लक्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, सही। तो फ्लक्स क्यों के बराबर है, आपको ईएमटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही, फ्लक्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया,
या क्यू और यूनिट एरिया। सही है, ये है डी के बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्यू ओवर ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। सही है, यहाँ से ई, यहाँ से ई फाइंड कर लें, तो ई इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये लें और यहाँ पे पुट कर दें। सही है, अच्छा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और x अपनी जगह पे। सही है, ये अपनी जगह पे, और E के बजाय लिख लिया क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। असल में मैं क्या कर रहा हूँ, सी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सी को किसी न किसी तरह मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब अपने आप से तो नहीं लिख सकता कि बस यहाँ पे सी लिख लिया तो सी और पी का रिलेशनशिप आ गया, नहीं। आपने एक ख़ास मैथमेटिकल मेथड से जाना होगा कि आपने सी को इंट्रोड्यूस करना है। सही, अच्छा अब मुझे पता है सी किस चीज़ के बराबर है, सी बराबर है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी। तो इस रिलेशनशिप में देखें, इसमें ए नहीं है, ए है, ये हुआ ए, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट भी इसमें है, ये रहा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी है। सही, अब डी नहीं है, डी ऊपर नहीं है। सही, तो डी को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बोथ साइड बाय डी, ताकि मैं मुझे ज़रूरत है डी की, तो इस टी में डी को यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। सही, अच्छा अब मुझे सी, अब सी कुछ ना कुछ वो आ गया। सही, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे उल्टा है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर नीचे है और डी ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये 1/c के बराबर हुआ। 1/c इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय ए, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा कर दें इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो उसमें ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई नीचे है और इसी की फार्मूले में तो ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये 1/c के बराबर होगा। तो एप्सिलॉन नॉट एक्स अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट एक्स और डी और क्यू, ये सब अपनी जगह पे, और और इसके बजाय लिख लिया 1/c, यानी पी और सी के बीच क्या, कौन सा रिलेशनशिप आ गया, पी और सी के बीच इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। सही, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू डिवाइडेड बाय सी डी। सही, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सही, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किया हुआ था बीच में, फिर हम पोलराइजेशन की तरफ चले गए, तो अब हम उसी चेन को दोबारा कंटिन्यू रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सही, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, सपोज वी हैव 2 पॉजिटिव सोर्स चार्जेस, 2 पॉजिटिव सोर्स चार्जेस हैं और दोनों क्यों हैं, यानी दोनों की मिकदार सेम है, यानी अगर एक 10 कूलम है तो दूसरा भी 10 कूलम है, अगर एक 20 कूलम है तो दूसरा भी 20 कूलम। हम जनरली लेते हैं कि दोनों की मिकदार, दोनों का अमाउंट, दोनों की वैल्यू जो है वो क्यों है, तो एक भी क्यों है और दूसरा भी क्यों है। एक को मैंने पॉइंट ए पे रखा है और दूसरा भी पॉइंट बी पे रखा है, ये भी सोर्स चार्ज है और ये भी सोर्स चार्ज है। इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एग्जांपल ली थी, एक यहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज रखा था, एक यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा था और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज था। अगर आप पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद हो, यहाँ पे सोर्स चार्ज 1 और यहाँ पे सोर्स चार्ज 2, और इन दोनों की वजह से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो वो एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था। सही, दोनों तीनों एक ही लाइन में है, ये वाला सोर्स चार्ज, ये वाला सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज तीनों एक ही लाइन में है। तो उसके लिए फिर मैंने वो स्ट्रेट लाइन का वो किया था कि एक इस तरह है दूसरा इस तरह है। सही, तो वो तो सिंपल था, उसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स नहीं बन रहे थे। तो ये तीनों एक ही लाइन में थे, टेस्ट चार्ज और दोनों सोर्स चार्ज तीनों एक ही लाइन में थे, तो इस वजह से कोई वो नहीं बन रहा था। अच्छा अगर बीच में वो टाइम आउट हुआ तो मैं दोबारा लिंक सेंड करूँगा आपको। सही, अच्छा ये एक S1 S2 और तीनों एक ही लाइन में, अब यहाँ पे एक ही लाइन में नहीं है, क्यों, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज, सोर्स 2 चार्ज जो है वो यहाँ पे है और टेस्ट चार्ज जो है वो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे है टेस्ट चार्ज।
सही। और इस टेस्ट चार्ज को मैंने क्यू डैश कहा है ताकि क्यू और क्यू डैश में फ़र्क हो। ये सोर्स चार्ज को मैं क्यू से और टेस्ट चार्ज को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करूँगा। सही। अच्छा, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी ड्यू टू द सोर्स चार्जेस क्यू एंड क्यू, इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगी उसको आप लोगों ने करना है फाइंड। सही, इन दोनों से कंबाइन फाइंड करना है। सही है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जिस सरफेस पे पड़े हुए हैं ये पॉइंट उससे जो हाइट पे है वो हाइट है जेड। सही, हाइट को मैंने जेड का नाम दिया। और जो दो वो हैं दोनों चार्जेस जो हैं सोर्स चार्जेस, उनकी जो सेपरेशन है वो डी है। सही है। तो चूंकि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है तो इसलिए मैं इसको D/2 लिख सकता हूँ। सही, एक और दूसरे के बीच जो वो है वो D/2 है। अच्छा, ओके, ये देखें यहाँ ये बिल्कुल सेंटर पे ऊपर है। सही, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डी है। ये यहाँ से लेकर